बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग हुई। फ़लस्तीन ने रिटेलिएट किया, हमला किया, जवाब दिया। पूरी दुनिया ने फ़लस्तीन के इशू को समझा, पूरी दुनिया में फ़लस्तीन का इशू उजागर हुआ। और अगर मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अगर वो लोग खामोशी से उसी तरह बैठे रहते, शायद जिस तरह कश्मीरी बैठे हुए हैं और रोज़ वहाँ पर कत्लो गारत हिंदुस्तान कर रहा है, तो उनका भी इशू शायद कभी ज़िंदगी में हाईलाइट ना होता। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट पे इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका वहाँ से निकल रहा है, अपनी फोर्सेस वहाँ से निकाल रहा है, लेकिन जो अपनी बेसेस हैं वो वही रखना चाह रहा है। सो ये एक बड़ी सिचुएशन टेक्निकली ख़राब होने जा रही है। अगर अमेरिका की बेसेस अफ़गानिस्तान में हैं और जो उसकी फोर्सेस हैं वो विड्रॉ हो रही हैं, तो आइंदा आने वाले दिन कैसे होंगे अफ़गानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए और इस रीजन के लिए। पाकिस्तान की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार है अफ़गान अमन प्रोसेस के अंदर। और अगर ऐसी चीज़ें या ऐसी सिचुएशन रहती है तो सबसे ज़्यादा दोबारा इम्पैक्ट पाकिस्तान पर होगा, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर होगा, पाकिस्तान की नेगोशिएशंस के ऊपर होगा। इस पर भी बात करेंगे। चाइना रशिया का जो नेक्सस है, पोस्ट जब ये लोग जाते हैं रशिया नेक्सस, वो उसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर मैं इंडो पैसिफिक इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर देखूं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना ओवरऑल अगर हमने इस चीज़ का एनालिसिस करना है। और प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट पे हम ज़रा पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात करेंगे। पीडीएम का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, जो अपेरेंटली कल हमने देखा पीडीएम का इजलास, जो वहाँ पर हमने देखा शहबाज शरीफ साहब एक लफ्ज़ नहीं बोले, मौलाना फजल रहमान बोले और उसके बाद मरियम नवाज़ बोली। मरियम नवाज़ ने कहा भी शहबाज शरीफ साहब को कि आप जवाब देना चाहें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं बोले। इस तमाम तो सूरत हाल पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन किया है प्रोग्राम सेगमेंट में डॉक्टर हुमा बकाई ने, वेरी सीनियर एनालिस्ट हैं, और मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम। और प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ होंगी यशवीन जमाल, एंकर पर्सन हैं और तज्जियाकार हैं। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं डॉक्टर हुमा बकाई और लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ये जो जंग हुई है, जिसके अंदर फ़लस्तीन ने रिटेलिएट किया है, फ़लस्तीन ने दुनिया को बताया है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इसराइल कर रहा है, और उसके बाद हमने देखा है कि दुनिया का पर्सपेक्टिव अबाउट होल सिनेरियो दैट हैज़ चेंज्ड। अगर मैं इस चीज़ को ज़रा कश्मीर के सिनेरियो पे रखूं, तो व्हाट डू यू सी, आपको क्या लगता है कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है रोज़ाना की बेसिस के ऊपर, डोंट यू थिंक कि वहाँ पर अनलेस और अनटिल ये प्यार की बातें शातें अब ख़त्म हो के कुछ थोड़ा सा आगे चीज़ें चलें, ताकि चीज़ों को एटलीस्ट दुनिया को तो एक्नॉलेजमेंट हो कि वहाँ पर किस किस्म का जुल्म हो रहा है? जी देखिए, मुझे पता है कि हम पैलेस्टाइन और कश्मीर के दरमियान जो है एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, लेकिन कश्मीर में जितना जुल्म हो रहा है उसकी कोई इंतहा नहीं है, लेकिन वो मुतनाज़ टेरिटरी है। और इस वक्त जो सूरत हाल पैलेस्टाइन में हुई वो इल्लीगल ऑक्यूपेशन है। मतलब वो तो इजराइल जो है अपनी ऑक्यूपेशन बढ़ाता चला जा रहा है, और पैलेस्टाइन में भी तकरीबन 16 साल बाद, 16 लॉन्ग ईयर्स के बाद, समझिए पैलेस्टीनियंस अपने हकूक़ के लिए दोबारा खड़े हुए जब मस्जिद अक्सा में की बेहरमती हुई। बिल्कुल। जो सूरत हाल है वो देखिए वो बहुत मखदूश है और वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि पैलेस्टीनियन कॉज जो है वो शायद सरफेस हुआ है क्योंकि जुल्म की इंतहा हो गई। ट्रू। लेकिन क्या इसके नतीजे में कुछ होगा, ये अभी कहना काबिल वक्त है, क्योंकि जो ताकतवर हैं और जो जुल्म कर रहे हैं उनके लिए पुष्ट पनाही भी है,
और उनकी हरकतों से चश्मपोशी भी है, और मैं उसमें कोई बदलाव नहीं देखती। पैलेस्टाइन में जो सूरत हाल इमर्ज हुई है वो इसलिए आपको मुझे ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है क्योंकि जो मुस्लिम उम्मा थी वो डिवाइड हुई है, मुस्लिम ब्लॉक बना है एक और। अरब वर्ल्ड आज भी खामोश है। मलेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, ये नया फेस है मुस्लिम रेजिस्टेंस का जिसने पैलेस्टाइन को शायद एक दफा दोबारा खड़ा किया है। ठीक, ऐसी कोई सूरत हाल में कश्मीर के लिए नहीं देखती। ओके जल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अपने डॉक्टर हुमा बकाई का बड़ा कम्प्रिहेंसिव उन्होंने बताया है। सर, आप इस चीज़ को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो क्या आज भी कश्मीर का हम कंपैरिजन फ़लस्तीन के साथ करने से कासिर हैं, या आज भी शायद वो चीज़ हाईलाइट हम उस तरह दुनिया को नहीं कर सके, या फिर रजिस्टर नहीं करा सके जो मेन इशू है जो कश्मीर में इस वक्त चल रहा है जी, मकबूजा कश्मीर में? जी सर। जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। फ़लस्तीन का इशू जो है वो भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, उसके ऊपर कश्मीर के इशू के ऊपर भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। दोनों की हिस्ट्री बहुत लंबी है, दोनों अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडा के ऊपर रही हैं बहुत अरसे तक। सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन हैं दोनों के ऊपर। इस हद तक तो वहाँ पे मुमासलत पाई जाती है। ठीक है, लेकिन वो बात डॉक्टर साहब की दुरुस्त है कि अभी तक जो इस वक्त फ़लस्तीन को सपोर्ट मिली है, अगर फ़लस्तीन में भी आप देखिएगा, फ़लस्तीन में हमास को सपोर्ट मिली है। जो PLO का सेक्शन है या महमूद अब्बास साहब की जो हुकूमत है वो उसकी कोई शुनीद नहीं हुई इस अरसे के। वहाँ से कुछ आवाज़ नहीं आई कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन हमास ने बड़ी अच्छे तरीके से रेजिस्ट किया इजरायली इन्वेजन को। ठीक, और यहाँ तक रेजिस्ट किया है कि इजराइल ने डरते हुए ग्राउंड के ऊपर ऑफेंसिव नहीं किया है। अगरचे वो उनके पास पावर है बड़ी, लेकिन उन्हें ग्राउंड के ऊपर ऑफेंसिव नहीं किया है। उससे और ज़्यादा इश्यूज कॉम्प्लिकेट होने थे। और ये भी देखिएगा कि जिस दिन वहाँ पे सीज फायर हुआ है उस वक्त भी हमास के पास तकरीबन 3 से 4 हफ्ते का एमुनिशन इतना मौजूद था कि वो जिस स्पीड के ऊपर रॉकेट चला रहे थे शायद वो 3 से 4 हफ्ते और चला सकते थे। तो ये रेजिस्टेंस की बात है। अभी कश्मीर में आप आ जाइए, कश्मीर में देखिएगा, अगरचे हमें मेरे ख्याल में जहाँ तक इस डिप्लोमेटिक सपोर्ट का तल्लक है, जिस तरीके से टर्की ने हमास को सपोर्ट किया या पैलेस्टीनियन को सपोर्ट किया है, जी जी, टर्की उसके ऊपर कश्मीर की कॉज को भी सपोर्ट करता है, पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है, और मेरे ख्याल में बहुत सारे और मुल्क भी हैं जहाँ पे कोशिश की जाए तो वो भी सपोर्ट करेंगे। अगरचे इसके ऊपर OIC की सपोर्ट थोड़ी सी डाइल्यूट हुई है, उसमें भी मेरे ख्याल में हमारी अपनी मेहनत थोड़ी सी कम हुई है, उसके ऊपर शायद हम ज्यादा कर सकते हैं। अब बात आ जाती है, क्या ये सबक है कश्मीरियों के लिए कि दुनिया फोर्स की लैंग्वेज समझती है कि जब तक उनकी रेजिस्टेंस किसी हद तक इस काबिल नहीं हो जाएगी कि इंडिया को भी वहां पे फील हो, इंडिया को पता चले कि किसी को इस तरीके से सप्रेस करना, किसी कौम को इतना ज्यादा जुल्म के नीचे रखना बहुत हद तक, लंबी हद तक मुमकिन नहीं होता है। ओके ओके, ठीक है डॉक्टर साहब। दुनिया जो जलसा बात कह रही हैं, दुनिया फोर्स की ज़बान समझती है, और जिस हद तक हम अगर कश्मीर का कंपैरिजन, मैं इस वक्त वो कंपैरिजन करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो वहाँ की सिचुएशन है, पाकिस्तान ने कोशिश की, पूरी दुनिया के अंदर जाके कोशिश की, कोशिश कर रहा है, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हो रही जो चीज़ होनी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए जी? देखिए जी, बिल्कुल यही सूरत हाल पैलेस्टाइन की भी थी। 2 महीने पहले इजरायली इस्टेब्लिशमेंट की एक ब्रीफिंग हुई थी जिसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा था कि हमें पैलेस्टाइन से या इजरायली सिक्योरिटी को कोई थ्रेट नहीं है। इजराइल को थ्रेट है 1000 मील दूर से ईरान से, बिल्कुल, या लेबनीज बॉर्डर से। ठीक है जी। तो जो इजरायली जो रेजिस्टेंस आई ना पैलेस्टीनियंस की तरफ से और बिल्कुल हमास की तरफ से, जनरल साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं,
इट ऑल्सो टुक इजराइल बाय सरप्राइज। 16 साल से पैलेस्टीनियंस की रेजिस्टेंस पैसिव की थी और सर्वाइवल के लिए थी, और जब अरब वर्ल्ड में ताल्लुकात इस्तवार किए गए तो लोगों ने कहा कि जो अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट था ना, वो ख़त्म हो गया पैलेस्टीनियन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर, वो कॉन्फ्लिक्ट बन गया। ओके। और फिर जो ये सूरत हाल हुई तो फिर पैलेस्टीनियंस खुद खड़े हुए, और फिर आपने देखा और जो बर्बरियत की हद हो गई उसने दुनिया को, और जो दुनिया की समझिए स्ट्रीट है, जो एक सिविल कम्युनिटी, एक सिविल सोसाइटी है, उसके प्रेशर आया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे भी, यूनाइटेड नेशंस पे भी, और अल्टरनेटिव मुस्लिम लीडरशिप पे। तो इन अ नटसेल हम कह सकते हैं कि जब तक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस भी पैसिव थी तो कोई रिएक्शन नहीं था, ठीक, कोई उसकी सुनवाई नहीं थी। कश्मीरी रेजिस्टेंस जो है वो पैसिव है, उसका बहुत मिलिटेंट फेस नहीं है, ठीक। और जब मिलिटेंट फेस था तो जाहिर है इंडिया ने उसको क्रश किया, और वो ये कहते थे कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वगैरह, ये कहकर उन्होंने उसको कंप्लीटली क्रश कर दिया। ओके। पैलेस्टीनियंस का जो मिलिटेंट फेस है रेजिस्टेंस का, वो एक बार दोबारा खड़ा हुआ है, और मुझे यकीन है कि कोशिश करेगा इजराइल और अमेरिका कि इसको कुल्ली तौर पर क्रश करे। बट वो मिलिटेंट फेस है, उनके पास रॉकेट्स हैं, उनके पास फाइटिंग फोर्स है, वो इजरायली अग्रेशन को पैलेस्टीनियंस नहीं रेजिस्ट करते, हमास ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट करती है। बिल्कुल ठीक। इजरायली अग्रेशन को लेबनीज नहीं रेजिस्ट करते, हिजबुल्लाह रेजिस्ट करता है। बिल्कुल ठीक। जल साहब, तरह की कोई ऑर्गेनाइज्ड मिलिटेंट फेस कश्मीरी रेजिस्टेंस का अभी नहीं है। बहुत सारे नौजवान अब पहाड़ों पे चले गए हैं कश्मीर में, और वो रेजिस्ट कर रहे हैं इंडियन अग्रेशन को, लेकिन अभी वो उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं, और आपने देखा कि उसके नतीजे में किस तरह की रिप्रेशन आई है इजराइल की तरफ। ठीक। अच्छा जल साहब, दो चीज़ें इस सारी सिचुएशन से जो मुझे लग रहा है, एक तो फ़लस्तीनी जिस तरह बात हुई सर्वाइवल की जंग लड़े हैं, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है कि हमारे साथ बहुत कुछ हो गया है, नाउ इट्स आवर टर्न कि हम लोग आ गए हैं, और एक वो चीज़ सामने आई। दूसरी, बर्बरियत की हद भी हमने देखी वहाँ पर। सर, इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करें कश्मीर के ऊपर, आपको लगता है कि अभी तक कश्मीरी सर्वाइवल की जंग लड़ना शुरू नहीं हुए, और वहाँ पर बर्बरियत अभी किस लेवल पर है, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ जी। देखिए, बर्बरियत तो वहाँ पे बहुत है, यहाँ तक कि वहाँ पे वो डेमोग्राफ जो उनकी पॉपुलेशन की जो चेंज है वो भी वहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारे लाखों इंडियंस को जिन्होंने कभी कश्मीर में कदम रखा था, उनको भी वहाँ की शरीयत देने की कोशिश की गई है, उनको वहाँ पे आबाद करवाया जा रहा है। कश्मीर में जिस तरीके से जुल्म हुआ है, ठीक है, जुल्म से किसी हद तक बाहर से नज़र आता है, क्योंकि उन्होंने सारे कम्युनिकेशन चैनल बंद कर दिए, नेटवर्क जितने थे, इवन इंटरनेट, सब कुछ बंद किया हुआ है। वहाँ पे किसी को जानने वो नहीं देते हैं, वहाँ से खबरें बहुत कम आ रही हैं। वहाँ पे अल जज़ीरा नहीं है। जिस तरीके से अल जज़ीरा ने खबरें हमास के मुतल्लिक़ दी हैं, फ़लस्तीनियों के मुतल्लिक़ दी हैं, उस तरीके से अभी खबरें, कश्मीरियों की खबरें बाहर नहीं जा रही हैं। बाकी बात सही है कि कश्मीरी मिलिटेंसी या कश्मीरियत की जो जंग है वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हमास अभी लेके गया जंग को। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि एक सबक होता है ऐसी कौमों के लिए जैसे कश्मीरी हैं या और मजलूम कौमें हैं, उनके लिए सबक है कि देखिए, अगर पीसफुली यूनाइटेड नेशंस या उसके बाहर से किसी तरीके से कोई सल्यूशन नहीं उभर रहा है, तो शायद उन कौमों को उस हद पे ले जाना पड़े जिस हद पे हमास लेके गई है अपनी जद्दोजहद को। ये सबक ज़रूर मिलता है कश्मीरियों को। अब जहाँ तक तलक है कब वो उस लेवल पे जाता है, कश्मीरी के सब तक उस लेवल पे लेके जाते हैं, नहीं जाते हैं, हाँ। कब लेके जाते हैं, उसको ज़रा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं डॉक्टर हुमा बकाई। ये जो अब अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है, अपनी ट्रूप्स को वहाँ से विड्रॉ कर रहा है, लेकिन दे वांट टू कीप देयर बेसेस इन द रीजन एवर आफ्टर दैट।
वो कहते हैं कि जी बेसिस हम लोगों ने रखनी है, फोर्सेस विड्रॉ हो जाए। सो इसका इम्पैक्ट आप मुझे ये बताइएगा अफगानिस्तान के अंदर क्या होगा, और फिर मैं जल्द साहब से पूछूंगा पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जी डॉक्टर हुमा बकाई। देखिए, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो एग्जिट अमेरिका अपने लिए देखता है वो एग्जिट वो कॉम्बैट पोजीशन से चाहता है। ओके यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वॉर या अफगानिस्तान की सिक्योरिटी मेंटेनेंस में जो उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन थी, जिसमें उसको लाइफ का लॉस भी होता था और वो बहुत एक्सपेंसिव भी थी, उससे वो $1 ट्रिलियन वॉर कहते हैं, उससे वो विड्रॉ करना चाहते थे और ये शुरू हो गया था ओबामा के ज़माने से ना, एंड वो कंसिस्टेंटली ट्रम्प ने भी उसको किया एंड देन फाइनलाइज अब वो बाइडेन के ज़माने में। और आपको पता है कि वो कैलेंडर बेस्ड विड्रॉल है, कंडीशन बेस्ड विड्रॉल है। ठीक। लेकिन उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान में वायलेंस बढ़ा और अमेरिका के अंदर भी ये आवाज़ें गूंजी हैं कि जी इट इज़ नॉट, ये सिर्फ तालिबान की बात नहीं है जिनसे आप एश्योरेंस मांग रहे हैं कि ये ज़मीन अफगानिस्तान के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। यहाँ पर और भी बहुत सारे फैक्शन हैं। और तीसरी, क्योंकि देखिए हिलरी क्लिंटन से बात हुई तो हिलरी क्लिंटन ने कहा कि ये जो सिचुएशन है इट्स अ विकेड गेम, ओके, और ना उगले बैन ना निगलेगा। तकरीबन उन्होंने CNN के इंटरव्यू में ये बात कही। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात ये है कि आप ये देखिए ना कि अमेरिका क्या अपना फुटहोल्ड वहाँ उस इलाके से कम्प्लीटली खत्म कर देगा जो 3 मुल्कों का समझिए बैकयार्ड है। ओके, ईरान का बैकयार्ड जिससे उसकी मखासमत है, चाइना का बैकयार्ड जिसकी बढ़ती हुई ताकत उसके लिए खतरे की घंटी है, और रशिया का बैकयार्ड जिसको वो चैलेंजर देखता है, प्यूटिन एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंजर देखता है अमेरिकन सुपरमेसी के लिए, और प्यूटिन ने ये करके भी दिखाया मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में। इस पूरी सूरत हाल में उसको फुटहोल्ड इस खित्ते में चाहिए। ठीक, उसने कोशिश की कि वो फुटहोल्ड हासिल करे, जो बेसिस की बहुत बात हो रही है। मैं और वाज़ेह तौर पे अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2 जुमले कह दूं। जी जी। तुर्कमेनिस्तान और एक और सेंट्रल एशिया में उसने बेसिस की बात की। रशियन एम्बेसडर ने अफगानिस्तान में आके कहा, क्योंकि उनका कंट्रोल है उन ममालिक के ऊपर अभी, कि यहाँ पर अमेरिका को कोई बेसिस नहीं दिए जाए। ठीक ठीक। अमेरिका के बेसिस सेंट्रल एशिया में रशिया प्यूटन बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक। दूसरा मुल्क ईरान है, ईरान में भी पॉसिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान उसको इस पर डिनाई कर रहा है, लेकिन ऑप्शन अमेरिका के पास सिर्फ यही है कि अगर उसे इंटेलिजेंस के लिए कोई बेसिस चाहिए, कोई फुटहोल्ड चाहिए, कोई ऐसी जगह चाहिए जहां वो अफगानिस्तान की सूरत हाल को अगर वो बेइंतहा बिगड़ती है तो कंट्रोल कर सके, तो वो सिर्फ पाकिस्तान। ओके, ठीक हो गया, आई गॉट योर पॉइंट। है कि पाकिस्तान के ऊपर ये डिमांड अगर आई नहीं है तो आएगी। जल साहब, एक तो बिल्कुल मुझे आप समझाइएगा जरा पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है। और अगर मैं देखता हूं पोस्ट US फोर्सेस जब इनखला करती हैं तो एक चाइना रशिया का जो नेक्सस है उसको कैसे फेस करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ US और हिंदुस्तान का जो इस रीजन के ऊपर इंटरेस्ट है उसको भी जरा मुझे जी इसका भी एनालिसिस दीजिएगा प्लीज। जी थैंक यू। बात यह है कि जैसे ही अमेरिका अभी वो जिस तरह कह रहे हैं कि 25% उनकी फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल चुकी हैं, बाकी भी निकल रही हैं, तो हमें अभी देखने की ज़रूरत है कि ये कितनी जल्दी बाकी निकलती हैं। अफगानिस्तान में अभी तक जो अफगानिस्तान में वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान अभी तक कोई मुआहदा नहीं हुआ है। उनकी बातचीत भी उस लेवल पे नहीं पहुंची कि हम कह सकें कि वहाँ पे कोई मुआहदा हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, अभी तक दे आर ऑल स्टिकिंग टू देयर रिस्पेक्टिव स्टैंड्स। ओके। जिससे खतरा ये है कि अफगानिस्तान में हालात खराब होंगे और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। मैं उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। देखिए, जो बेसिस की बात हो रही है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी प्रेजेंस रखे जहां से एक तो अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सके वो अफगानिस्तान के अंदर, और दूसरा अगर ज़रूरत पेश आती है तो उन ऑपरेशंस को मिलिटरीली ख़ास तौर पे एयर से, ग्राउंड से शायद नहीं, एयर से सपोर्ट कर सके। ओके ओके। अच्छा, अभी पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। आपने पिछले दिनों तालिबान का बयान भी सुना होगा।
तालिबान ने कहा था कि हम अपने नेबर्स को वार्न करते हैं, बिल्कुल अफगानिस्तान के नेबर्स को वार्न करते हैं कि वो इस जंग को अपने मुल्कों के अंदर ना लेके जाएं बाय प्रोवाइडिंग बेसिस अमेरिका। तो मेरे ख्याल में ये उनकी वार्निंग है और बड़ी सीरियस वार्निंग है। हम इसको पहले देख चुके हैं, हमने बहुत भुगता है पहले 9/11 के बाद से जो जंग हुई अफगानिस्तान के अंदर, उसका फॉल आउट हमने बहुत देखा है। एब्सोल्युटली। और अगर ये दोबारा इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो ये फॉल आउट दोबारा हमारे ऊपर आएगा। अब बात आती है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई बेस देता है अमेरिका को, तो इन अ वे वी विल बिकम पार्ट ऑफ अमेरिकाज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। दैट मीन्स के हम चाइना के अगेंस्ट वो एक्ट जाएगा। अभी चाइना के अगेंस्ट हम कोई ऐसा एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना का और हमारा रिलेशनशिप एक डिफरेंट रिलेशनशिप है, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना और पाकिस्तान का, जिसको किसी कॉस्ट के ऊपर भी हम जॉपर्डाइज नहीं करना चाहते और ना ये होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक। बाकी चाइना और रशिया आपस में फ्रेंडली हैं। ओके। अमेरिका की बड़ी कोशिश है अभी आजकल, ये थोड़े दिनों में आई थिंक अमेरिकी सदर भी और रशियन सदर कोई 16 तारीख को जून को उनकी मुलाकात है। जी बिल्कुल। स्विट्जरलैंड के अंदर। फिर इसी तरीके से एक और भी है, अमेरिका अल्टरनेटिव्स भी देखता है। इंडिया के कुछ जजायर हैं जो कि केरला स्टेट के ऑफ शोर हैं, जिनको लक्षद्वीप उनको जजायर को बोला जाता है। छोटे छोटे जजीरे हैं बहुत सारे। ठीक है जी। तो वहां पे भी कोशिश शायद अमेरिका करे कि वहां पे बेसिस लेके वहां से ऑपरेट करे। ठीक। फिर बात ही आ जाती है कि अगर वो अमेरिका के बैरी बेड़े आ जाते हैं यहाँ पे बहरा अरब में, तो यहाँ से फिर उनको जाना तो उड़ के पाकिस्तान के ऊपर से ही, पाकिस्तान के ऊपर से एयर स्पेस हमारी इन्वेड हो रही होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। जल साहब आपका पॉइंट आ गया जी। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। डॉक्टर हुमा बकाई, जरा थोड़ा सा हम पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर भी चलते हैं जी। पीडीएम का कल इजलास हुआ, सरबराही इजलास। मौलाना फजल रहमान के लेफ्ट साइड पे शहबाज शरीफ साहब खड़े थे, राइट साइड पे मरियम खड़ी थी और बिल्कुल ही उन्होंने कुछ सवाल एक दो हुए वहाँ पर। उन्होंने एक तो पीपल्स पार्टी को बिल्कुल अंदर से निकाल दिया, उनसे पूछा भी गया, उन्होंने कहा जी हम अगर उनके बारे में बात नहीं की तो वो हिस्सा नहीं है इसका। प्लस शहबाज शरीफ साहब से कोई कमेंट था जो लेना चाहा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी बिल्कुल चुप रहे, उन्होंने मरियम को कहा वही जवाब दे दे। सो क्या सिचुएशन अब आपको समझ आ रही है ये पीडीएम की हो रही है जी? मुझे जो बिल्कुल मतलब सिचुएशन समझ के आ रही है, जो दीवार पर लिखी हुई तहरीर है वो ये है कि ऑपोजिशन कुल्ली तौर पे फ्रेगमेंट हो गई। अच्छा, इस फ्रेगमेंटेड सिचुएशन में ये है, एक सेगमेंटेशन तो आपने इस तरह देखी कि दो जमातें अलग हो गई, और उससे भी ज्यादा खतरनाक सेगमेंटेशन आपने ये देखी कि PMLN में, चाहे वो जलसे में मरियम बीबी को एक तरफ खड़ा करके इस तासुर को जायज करने की कोशिश करें, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वहाँ के ज्ञानी स्ट्रैटेजी में सफल था। जो शहबाज शरीफ साहब का स्ट्रैटेजी है और वे फॉरवर्ड है, वो मरियम बीबी की नहीं है। ठीक है। हमने पहले भी बहुत जलसों की तारीखें सुनी थी, आपने फिर जलसों की तारीखें सुनी है। बिल्कुल। जलसे हो जाए, एक तो मैं समझती हूँ इस कदर गैर जिम्मेदाराना सोच का आकाश है। कल 2 दिन पहले टीवी पे रिपोर्ट हुआ है कि भी इंडिया वाला वेरिएंट पाकिस्तान में डिस्कवर हुआ है, और साउथ अफ्रीका वाला भी जो इंतहा से ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा फैलता है। बिल्कुल। ये अपनी सियासी बका के लिए एक बार फिर लोगों को झोंकने के लिए तैयार है। तो एक तो मुझे ये सोच नहीं समझ में आती, लेकिन इसके साथ साथ भी ऑपोजिशन बहुत फ्रेगमेंटेड है। बहुत काम की जरूरत है कि कोई क्रेडिबल ऑपोजिशन खड़ी हो। उसके साथ साथ सच की झूठ इमरान खान साहब कम से कम ये दिखा तो रहे हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। अगर ये कोई पीपल फ्रेंडली बजट ले आए
और उस बजट की आवाम में पजीराई हो गई तो पीडीएम का खड़ा होना और भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक, जल साहब, दो चीजें, एक तो ये है कि ऑपोजिशन क्या कर रही है और दूसरी ये सिचुएशन है कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब क्या करना चाह रहे हैं। उनकी रिहाई और उसके बाद उन्होंने जाना था लंदन, उनको हुकूमत ने रोक लिया और नहीं जाने दिया, और उनका ये व्यू पॉइंट है कि मैं नेशनल इंटरेस्ट में जाऊंगा और इवन अगर मुझे नवाज शरीफ साहब के पांव भी पड़ने पड़े तो मैं पढ़ूंगा। सर, कौन सा नेशनल इंटरेस्ट आपको लगता है कि इस वक्त की पूरी सिचुएशन के अंदर हो सकता है? जी, बात यह है कि जो अपोजिशन है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, बिल्कुल डिवाइडेड है। पीएमएलएन के अंदर भी डिविजन्स हैं। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ का बाहर जाना प्रोबेबली उन्हीं डिविजन्स को नैरो डाउन करने की एक कोशिश थी कि जाके वो नवाज शरीफ साहब से बातचीत करें और उसके नतीजे में यहाँ पे मरीम नवाज साहब की जो स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा सा मेलो डाउन किया जाए। प्रोबेबली उनका यही एम था और वो चाहते हैं कि बड़े फ्रेमवर्क में अपोजिशन को साथ लेके चलें। शहबाज शरीफ साहब की एक कोशिश है और उसी तरीके से अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आगे लेके चलें। लेकिन मुझे जो चीज़ जिस पे ज़्यादा एतराज़ है मुझे कि अपोजिशन का कोई खास प्रोग्राम नहीं है जो सामने आता हो। कोई अपोजिशन क्या करना क्या, स्वाय इसके कि हुकूमत को गिराना है, इसके अलावा क्या प्रोग्राम है अपोजिशन का? अपोजिशन को चाहिए कोई वाज़े प्रोग्राम लेके आए। अगर आपको ये पॉलिसीज जो इमरान खान साहब लेके चल रहे हैं ये नहीं पसंद हैं तो फिर क्या पॉलिसीज हैं भाई? ठीक है, अपोजिशन को अपना प्रोग्राम लेके आए। बाकी मेरे ख्याल में एज सच कोई बड़ी बात नजर नहीं आ रही है मुझे। ओके, मुझे पता है मुझे कि इमरान खान की हुकूमत को कोई बहुत बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा। और अगर वो इकोनॉमी को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं, अच्छा बजट ले जाते हैं, तो अपोजिशन के लिए कामयाबी हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। ओके, ठीक। डॉक्टर साहब जी, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, एक और पर्सपेक्टिव, और ये मैं जनरल साहब की प्रेजेंस का मैं इसमें पूरा फायदा उठा रहा हूँ। शहबाज शरीफ वांट्स टू मूव ऑन, जिसको कहते हैं ना आगे चलना चाहते हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रोल, अपना किरदार भी अच्छा रखना चाहते हैं, ताल्लुकात भी अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन इस क्राइटेरिया को नवाज शरीफ साहब ने कभी भी इंडोर्स नहीं किया, और वही जबान हम देखते हैं कि मरियम नवाज की भी है। शहबाज शरीफ साहब पीडीएम के अंदर मिलते हैं, ही वांट्स पीपल्स पार्टी टू बी बैक। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आती है और उसको इंडोर्स मरियम नवाज करती है। इसको आप कैसे देख रही हैं? किसका बयानिया अब चलेगा? और अगर नवाज शरीफ का चलेगा तो शहबाज शरीफ का इस पॉलिटिक्स के अंदर क्या रोल रहेगा? देखिए, आज मरियम बीबी के भी बयानिया थोड़ी नरमी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मज़ाहमत के बाद ही मफाहमत होती है। तो मफाहमत से तो वो भी समझे गुरेजा नहीं है, ठीक, लेकिन एक लीडरशिप की भी जंग है। और देखिए, शहबाज शरीफ साहब आज से नहीं, मैं भी जनरल साहब की प्रेजेंस का फायदा उठाती कह दूं, शहबाज शरीफ हैज बीन मोर एक्सेप्टिंग and more acceptable to the establishment than नवाज शरीफ बहुत अरसे से। ठीक, ये तो उनकी अपनी भाई के साथ सॉलिडेरिटी थी कि उन्होंने उसको कभी अपने मफाद के लिए कैश नहीं किया और भाई को भी सामने रखा और जमात को भी सामने रखा। लेकिन अब जिस नहज पे सूरत हाल पहुंच गई है, और आपने एक जुमला कहा था कि मैं पाँव पड़ने को भी तैयार हूँ नेशनल इंटरेस्ट में। जी, तो नेशनल इंटरेस्ट यही है कि जी आप ये जो हेड ऑन जा रहे हैं और ये जो आपका सुसाइडल बयानिया है, ये किसी के भी फायदे में नहीं है। और मैं इसकी एक और भी गुजारिश कर दूं, देखिए, अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो अपनी जगह, लेकिन जो खित्ते का सिक्योरिटी मैट्रिक्स है ना, वो इतनी तेजी से बदल रहा है, और उसमें जो पाकिस्तान की जगह है वहाँ, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस हो, इंडिया से ताल्लुकात हो, ईरान की सूरत हाल हो, मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स हो, पोलराइज्ड वीक पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। और आपको ये भी नजर आ रहा है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जब आपके बॉर्डर्स पे इस तरह के मसाइल होते हैं, तो ये पाकिस्तान में किसी भी मुल्क में
जो स्टैब्लिशमेंट होती है, बिल्कुल जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होती है, उसका किरदार और उसका से पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा फाल हो जाता है। ठीक ठीक ये ठीक। कोई अनहोनी अनकही बात नहीं है। मेरा ख्याल है ये वो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है जिसकी बात शहबाज शरीफ कर रहे हैं, Okay. और वो खबर में नहीं है हेड ऑन जाए। ठीक, जल साहब हेड ऑन की बात की और मेरा सवाल भी ये है सर, देख एनी पॉलिटिकल पार्टी, any government cannot be heads on with the establishment. That's there because they are part and parcel of everything and they have to work like this. और यही हमारी जमहूरियत है सर। इस चीज़ को अगर हम लोग देखें इम्प्लीमेंट करने के नज़र से, सो शहबाज शरीफ रोल उस बयानिए की मुखालफत है जो शायद नवाज शरीफ साहब ने बनाया, जो मरियम ने बनाया, बिकॉज शहबाज शरीफ इज अ पर्सन हु डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन। ही वांट्स कि एवरीवन शुड वर्क एंड ग्रो अलोंग, लेकिन इस सारे सिनेरियो में हमें ये होता नजर नहीं आता। सो इसका एंड रिजल्ट आप किधर देखती है? देखिए जी, जहां तक तल्लक है एस्टेब्लिशमेंट का, एस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है। एस्टेब्लिशमेंट इज परमानेंट लोग हैं जो अपनी अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और भी मजबूरी होती है कि इस्टेब्लिशमेंट को एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो होता है ना किसी भी कंट्री का, उसको सामने रखना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज फिर भी थोड़ी चेंज होती हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं कि कोई पोल्स अपार्ट होती हैं। दे डू अंडरस्टैंड ईच अदर, दे शुड अंडरस्टैंड ईच अदर, और एक अप्रोचमा सारों के दरमियान होना जरूरी है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना जरूरी है। मेरे ख्याल में जो शहबाज शरीफ साहब की कोशिश है वो उसी अंडरस्टैंडिंग की तरफ ही वो पॉइंट कर रहे हैं कि आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो, साथ लेके चलें, जो बेसिक जो फंडामेंटल हमारे नेशनल इश्यूज है। अगले दिन मैं तकरीर सुन रहा था मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की, जिनका ताल्लुक PPML नवाज से है। उन्होंने सेनेट के अंदर जो तकरीर की जिसमें उन्होंने 4 चीजें बताई कि 4 चीजों के हमारा अपोजिशन का, हुकूमत का, हर पार्टी का कुल्ली बिल्कुल एक ही है हम सारे उसके ऊपर। और वो मसला कश्मीर का इशू है, अफगानिस्तान का इशू है, CPEC का इशू है, इस तरह के इशूज के या नेशनल सिक्योरिटी के बड़े इशूज हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम है। पर देखिए इन सारों की अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसके पास है? हुकूमत के पास होती है या आपकी जो स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन है उनके पास होती है। ठीक है, मेरे ख्याल में इन सारों को आपस में मिलकर चलना चाहिए, मिलकर चलना। इस तरह की कन्फ्रंट्रेशन अच्छी नहीं होती है किसी भी मुल्क के लिए। डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया, एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट अच्छा चैलेंजेस आ रहे हैं आगे हमारे लिए। अफगानिस्तान का चैलेंज है, इकोनॉमी का चैलेंज है, ठीक है ना? ठीक। अच्छा, इंडिया की तरफ से कश्मीर का चैलेंज। ठीक, डॉक्टर साहब मुझे जरा बताइएगा, ये जो अंडरस्टैंडिंग इशू की बात हो रही है, आपको क्या लगता है? वेरी कैंडिड फीडबैक, बिकॉज आई नो आप हमेशा कैंडिड ही बात करती हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकेगी जो इस वक्त की सिचुएशन है और जितना हेड्स ऑन लेकर चीजों को जाया जा रहा है? जी देखिए जी, मेरा ख्याल है बहुत सारा टोपी ड्रामा है। इवेंचुअली तो फिर सिचुएशन कहाँ आके खत्म होती है ना। बीच में भी आप अगर मरियम बीबी का भी कॉन्डक्ट देख लें, कभी वो बहुत ज्यादा वोकल हो जाती हैं, फिर कुछ बात मसालेहत की सूरत हाल बनती है तो वो बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। फिर जुबैर साहब टीवी पे तशरीफ लाके कहते हैं कि हमारी दोस्ती हो गई, पर किससे दोस्ती हो गई और किससे कुट्टी थी। ये बातें जो है ना, ये सेल्फ इंडिकेटिव है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है जो मैं बहुत मौदबाना तौर पे आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ जी कि ये इंडिकेटिव है किस तरह मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज की जो भागदौड़ है और जो बयानियां है वो इमैच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथों में। एब्सोल्यूट, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। PMLN के पास इतना पॉलिटिकल विजडम है कलेक्टिवली, इंक्लूडिंग दैट ऑफ शहबाज शरीफ,
बिल्कुल लेकिन आज उन्हें अपना बयानिया फैक्टर इन कराने के लिए अपनी ही भतीजी के बयानिया के बरखिलाफ बिल्कुल ठीक। डॉक्टर उमा बकाई थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब थैंक यू वेरी मच। ब्रेक में हमारा रब्ता हुआ था यशवीन जमाल से। मैंने कहा मैं आप लोगों से, देयर इज़ अ वेरी सीरियस फैमिली इमरजेंसी जिसकी वजह से शी हैज़ टू टेक हर फैमिली मेम्बर टू द हॉस्पिटल। हम दुआ को हैं कि अल्लाह सब खैरियत से रखे। दैट्स द रीज़न शी वॉज अनएबल टू जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।